Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Waqas Azeem, Senior Subject Specialist Biology. I welcome you to the digital classes of DPS and Intercollege Sahiwal. Here I will teach you biology. Dear students, chapter number 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हम जो टू टॉपिक्स आज स्टडी करेंगे वो है नर्व इंपल्स और साइनेप्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स क्या होता है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट दैट पासेस थ्रू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड नर्व इंपल्स। और करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनमें जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, लेकिन जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हो रहा है वो आयंस की मूवमेंट होती है। नर्व इंपल्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? नर्व इंपल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। यानी जो नर्व इंपल्स है वो एक वेव होती है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की, और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वेव होती है ये न्यूरॉन के पूरी लेंथ में ट्रेवल करती है इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस, और इस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, और जो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस आयंस की मूवमेंट भी होती है। तो जो नर्व इंपल्स है वो टाइप ऑफ करंट है, और नर्व इंपल्स में केमिकल रिएक्शंस होंगे और आयंस की मूवमेंट होगी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क, और वर्क कौन सा हो रहा है यहाँ पे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्लो ऑफ आयंस। डिफाइन हम कैसे करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इट रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो एक टाइप की स्टोर्ड एनर्जी होती है विच इज मैनिफेस्टेड, और ये जाहिर कब होती है? ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस अ बैरियर। जब एक बैरियर, एक रुकावट जो है वो चार्जेस को सेपरेट करती है। न्यूरॉन के केस में जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, और बैरियर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन आयंस को सेपरेट करेगी तो उस वक्त इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अपीयर होता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी एक न्यूरॉन जो है उसकी सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रेजेंट होता है उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और एक टिपिकल न्यूरॉन जो एट रेस्ट होता है, एट रेस्ट का मतलब है वो न्यूरॉन जिसमें से कोई नर्व इंपल्स पास नहीं कर रहा, यानी जो नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन होता है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आउटसाइड ज्यादा पॉजिटिव होगी और इनसाइड जो वो ज्यादा नेगेटिव होती है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल की टाइप हो गई एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी एक नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन जो है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रेजेंट होगा उसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? नेट डिफरेंस इन चार्जेस बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन। यानी एक नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन जिसमें से नर्व इंपल्स पास नहीं कर रहा, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी इनर और आउटर सरफेस जो है उनमें जो नेट डिफरेंस होता है चार्जेस का उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हम स्टडी करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले है सोडियम और पोटेशियम आयंस। ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द नर्व सेल एंड द सराउंडिंग फ्लूइड, यानी जो नर्व सेल है, जो न्यूरॉन है, इसके अंदर यानी इसके साइटोप्लाज्म में और जो न्यूरॉन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां पे बहुत से आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट जो है ज्यादा वो सोडियम आयंस है और पोटेशियम आयंस है। सोडियम आयंस जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन 10 फोल्ड जो है वो आउटसाइड ज्यादा होगी देन इनसाइड।
इसी तरह से जो पोटेशियम आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन इनसाइड 20 टाइम्स ज्यादा होती है। बाहर पोटेशियम आयंस जो है वो अंदर की निस्बत 20 टाइम्स कम होंगे। तो सोडियम आयंस जो है वो 10 फोल्ड्स बाहर ज्यादा है न्यूरॉन के, और पोटेशियम आयंस जो है वो 20 टाइम्स जो है वो इनसाइड ज्यादा होते हैं न्यूरॉन के। ऑल द न्यूरॉन्स हैव वेरी एक्टिव सोडियम एंड पोटेशियम पंप्स लोकेटेड इन देयर सेल मेम्ब्रेन। जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनमें सोडियम और पोटेशियम पंप्स होते हैं। जब भी वर्ड पंप्स का यूज होगा तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और इस प्रोसेस में एटीपी की एनर्जी यूज होती है। अब जो सोडियम आयंस हैं वो 10 टाइम्स बाहर ज्यादा रहते हैं न्यूरॉन के, जो पोटेशियम आयंस होते हैं वो न्यूरॉन की इनर साइड पे 20 टाइम्स ज्यादा रहते हैं। ये प्रोसेस किस तरह से मेंटेन रहता है कि जो सोडियम आयंस होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाहर मूव करते हैं। जो सोडियम आयंस है न्यूरॉन के अंदर उनकी कंसंट्रेशन कम है, लेकिन फिर भी वो सोडियम आयंस जो है आउटसाइड मूव करेंगे और इस प्रोसेस में एटीपी की एनर्जी यूज होगी। अब देखें कि जो सोडियम आयंस थे वो सबसे पहले आके इन सोडियम पंप्स के साथ अटैच हुए और फिर एटीपी की एनर्जी को यूज करके इस सोडियम पंप ने सोडियम आयंस को न्यूरॉन के बाहर पंप कर दिया। जो पोटेशियम आयंस होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो अंदर जो है न्यूरॉन के 20 टाइम्स ज्यादा होती है। बाहर पोटेशियम आयन जो है 20 टाइम कम होते हैं, लेकिन फिर भी पोटेशियम आयंस मूव करते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और जो पोटेशियम आयंस होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से निकलकर कहां पे चले जाते हैं? न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। यहाँ पे ये पोटेशियम पंप है और इस पोटेशियम पंप के ऊपर भी एटीपी की एनर्जी यूज होती है। अगर 3 सोडियम आयंस जो है वो न्यूरॉन से बाहर निकलेंगे तो 2 पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो न्यूरॉन के अंदर एंटर होते हैं। इस तरह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है और जो सोडियम आयंस होते हैं वो बाहर 10 टाइम्स ज्यादा रहते हैं और पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो इनसाइड जो है 20 टाइम्स ज्यादा रहते हैं न्यूरॉन के। इसके पॉजिटिव आयंस के अलावा जो न्यूरॉन है इसके बाहर और अंदर वाली साइड पे नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे प्रोटीन्स हो सकती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे ग्लूटामिक एसिड। अब जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो बाहर ज्यादा होते हैं, नेगेटिव आयंस बाहर कम होते हैं। क्योंकि बाहर पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं इसीलिए जब न्यूरॉन एट रेस्ट होता है तो बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। जो न्यूरॉन है इसके अंदर जो है पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट है, नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट है, लेकिन अंदर वाली साइड के ऊपर नेगेटिव आयंस जो है वो ज्यादा होते हैं। इसीलिए एट रेस्ट जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इनसाइड जो है वो ज्यादा नेगेटिव होती है और जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटसाइड ज्यादा पॉजिटिव होती है। अब जो सोडियम और पोटेशियम आयंस थे इन्होंने मूव किया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से 3 सोडियम आयंस बाहर गए थे तो 2 पोटेशियम आयंस जो थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से न्यूरॉन के अंदर एंटर हो रहे थे। लेकिन कुछ पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो डिफ्यूजन से लीक होके भी न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आते रहते हैं। सोडियम आयंस जो होते हैं वो डिफ्यूजन से लीक नहीं कर सकते, और इस वक्त जो न्यूरॉन होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है, यानी उसमें से कोई नर्व इंपल्स पास नहीं कर रहा होता, और जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाहर ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है और इनर साइड जो वो ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -70 मिलीवोल्ट्स होता है, और इस स्टेट पे हम कहते हैं कि जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड है, यानी उसके बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और इनसाइड जो ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट इज इनिशिएशन ऑफ नर्व इंपल्स, यानी नर्व इंपल्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, वो स्टिमुलस जिसमें इतनी पावर होती है
कि वो नर्व इंपल्स प्रोड्यूस कर सके न्यूरॉन में, उस स्टिमुलस को हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अंडर नॉर्मल कंडीशंस a nerve impulse is initiated by an appropriate stimulus is called threshold stimulus। यानी वो appropriate stimulus जो कि न्यूरॉन में नर्व इंपल्स प्रोड्यूस कर सके उसे हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। इट इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द न्यूरॉन, यानी जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है वो न्यूरॉन के एक एंड के ऊपर अप्लाई होता है एंड इट रिजल्ट्स इन अ रिमार्केबल लोकलाइज्ड चेंज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लोकलाइज्ड का मतलब है एक छोटा सा खास एरिया। तो जब न्यूरॉन के एक एंड के ऊपर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई होगा तो उस वक्त इस जगह पे रिमार्केबल चेंज आती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रिमार्केबल चेंज क्या आती है कि 1 से 2 मिली सेकेंड्स के लिए, यानी एक ब्रीफ टाइम में जो न्यूरॉन होता है उसकी इस जगह पे जहां पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो था वो अप्लाई हुआ था, यहाँ पे चार्जेस में चेंज आ जाती है और जो न्यूरॉन है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इनसाइड ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है और आउटसाइड ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक ब्रीफ इंस्टेंट के लिए जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो डिसअपीयर हो जाता है और उसकी जगह पे एक नया पोटेंशियल आता है जिसे हम एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? वो न्यूरॉन जिससे नर्व इंपल्स पास कर रहा होता है उस वक्त उस न्यूरॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रेजेंट होता है उसे हम एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो ब्रीफ इंस्टेंट के लिए यानी थोड़े से टाइम के लिए डिसअपीयर हो जाता है एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पोटेंशियल, और इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जगह पे एक नया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा जिससे हम एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। और ये हमने पढ़ लिया कि जिस जगह पे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा वहां पे न्यूरॉन की जो इनर साइड है वो ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और आउटर साइड है वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। अब ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें न्यूरॉन के एक एंड के ऊपर जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई हुआ तो यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जगह पे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया। फिर ये नर्व इंपल्स आगे चला गया, इस जगह पे अब क्या होगा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जगह एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगा और जो पहले वाली जगह थी वहां पे दोबारा से क्या मेंटेन हो जाएगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस जगह पे बाहर दोबारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अंदर दोबारा से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद देखें कि अब नर्व इंपल्स जो है वो इस जगह से मूव करता करता यहाँ तक आ गया है। इस जगह पे अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जगह एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगा और ये जो जगह थी यहाँ पे दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन हो जाता है। अब हम स्टडी करेंगे कि ये जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जिससे हम इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स भी कहते हैं, ये मेंटेन कैसे होता है, यानी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन चेंजिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो फैक्टर्स जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर देते हैं। सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम आयंस की मूवमेंट। द पैसेज ऑफ नर्व इंपल्स इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन द परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस। जो न्यूरॉन होता है, जो नर्व सेल होता है, जब उसमें से नर्व इंपल्स पास करेगा तो उस वक्त न्यूरॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है सोडियम आयंस के लिए। और जो सोडियम आयंस होते हैं वो सोडियम गेट्स के रास्ते डिफ्यूजन के जरिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से निकल के न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में जाना शुरू कर देते हैं। जब वर्ड गेट यूज होगा तो ये रिलेटेड है डिफ्यूजन से, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट से। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई होगा तो जो न्यूरॉन है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं और इन सोडियम गेट्स के रास्ते जो सोडियम आयंस होते हैं वो डिफ्यूजन के जरिए अंदर की तरफ मूव करते हैं न्यूरॉन के। और जब सोडियम आयंस जो होते हैं वो इनसाइड मूव करेंगे, जब सोडियम आयंस जो है वो न्यूरॉन के अंदर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो इनर साइड होती है वो ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है और आउटर साइड जो वो
नेगेटिव हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होगा, सोडियम गेट्स ओपन होंगे और जो सोडियम आयंस होते हैं वो डिफ्यूजन से न्यूरॉन के अंदर चले जाएंगे और जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी इनर साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन और यही नर्व इंपल्स होता है। और जब नर्व इंपल्स इस जगह से पास कर रहा है तो जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो देखिए बाहर से ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है और जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड है वो ज्यादा पॉजिटिव हो चुकी भी है। उसके बाद ये नर्व इंपल्स जो है नेक्स्ट जो है वो एक्सोन के पार्ट में मूव कर जाएगा। पहले नर्व इंपल्स यहाँ तक प्रेजेंट था, उसके बाद जब नर्व इंपल्स आगे मूव करेगा तो इस पार्ट में देखें कि सोडियम गेट ओपन हुए, सोडियम आयन इनसाइड मूव कर जाएंगे और इनर साइड जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये नर्व इंपल्स पूरे के पूरे न्यूरॉन की लेंथ में मूव करता जाता है और जिस जगह से नर्व इंपल्स पास कर जाता है वहां पे दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन हो जाता है। और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो प्लस 50 मिलीवोल्ट्स होता है या प्लस 0.05 वोल्ट्स होता है। These changes occur along the length of neuron, यानी ये जो डीपोलराइजेशन होती है पूरे के पूरे न्यूरॉन की लेंथ में होती जाती है। अब जब नर्व इंपल्स पास किया तो सोडियम आयंस जो थे वो इनवर्ड मूव कर गए थे जिसकी वजह से इनर साइड ज्यादा पॉजिटिव हो गई थी और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्रिएट हो गया था। अब जब नर्व इंपल्स पास कर जाएगा न्यूरॉन के जिस एरिया से, वहां पे चार्जेस ने दोबारा रिवर्स होना है, दोबारा बाहर पॉजिटिव चार्ज आना है और अंदर नेगेटिव चार्ज आना है। तो सबसे पहले सोडियम गेट्स ओपन हुए थे और सोडियम आयंस अंदर मूव कर गए थे। इसके बाद पोटेशियम गेट्स ओपन होते हैं और जब पोटेशियम गेट्स ओपन होते हैं तो पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो डिफ्यूजन से बाहर मूव कर जाते हैं जिसकी वजह से बाहर वाली साइड दोबारा से पॉजिटिव हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होगा कि पोटेशियम गेट्स ओपन होंगे और पोटेशियम आयंस जो है वो बाहर निकल जाएंगे और जो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड है वो दोबारा पॉजिटिव हो जाएगी और अंदर वाली साइड दोबारा नेगेटिव हो जाएगी। और जब पोटेशियम आयंस बाहर मूव करेंगे तो दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन होना चाहिए था जो -70 मिलीवोल्ट्स होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो पोटेशियम आयंस होते हैं जब वो पोटेशियम गेट से बाहर मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो -70 की बजाय -90 मिलीवोल्ट हो जाता है। उसकी रीजन क्या होती है कि जो सोडियम और पोटेशियम गेट्स होते हैं इनकी ओपनिंग क्लोजिंग को वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। जो पोटेशियम गेट्स होते हैं वो -70 मिलीवोल्ट पे क्लोज नहीं होते बल्कि -90 मिलीवोल्ट्स पे जो है क्लोज होते हैं। तो जब पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो पोटेशियम गेट्स के रास्ते बाहर निकलते जाते हैं तो ज्यादा पोटेशियम आयंस बाहर निकल जाते हैं और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -70 की बजाय -90 हो जाता है क्योंकि -90 के ऊपर जाके पोटेशियम गेट्स क्लोज होते हैं, ज्यादा पोटेशियम आयन बाहर निकल चुके होते हैं और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -90 मिलीवोल्ट हो चुका होता है। तो हम कहेंगे कि हाइपर पोलराइजेशन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि जब नर्व इंपल्स पास कर रहा था तो सोडियम आयंस के अंदर जाने से अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, पोटेशियम आयंस के बाहर निकलने से बाहर दोबारा पॉजिटिव चार्ज तो आ चुका है लेकिन वो -70 की बजाय -90 मिलीवोल्ट है। और सेकंड प्रॉब्लम क्या हो चुका है कि सोडियम और पोटेशियम आयंस अपनी रॉन्ग साइड्स पे जा चुके हैं। जो पोटेशियम आयंस हैं वो बाहर ज्यादा हो चुके हैं, सोडियम आयंस जो है वो अंदर ज्यादा हो चुके हैं। तो इसके लिए जो सोडियम पोटेशियम गेट्स होते हैं वो ओपन होते हैं और जो सोडियम और पोटेशियम आयंस हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव साइड्स के ऊपर चले जाते हैं और इतनी क्वांटिटी में जाते हैं कि बाहर जो है सोडियम आयंस 10 टाइम्स ज्यादा हो जाए और अंदर पोटेशियम आयंस 20 टाइम्स ज्यादा हो जाए और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन हो जाए जो कि -70 मिलीवोल्ट्स हो। ये डायग्राम एक ग्राफ है, इससे हम स्टडी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1 जो लिखा हुआ है लेबल किया हुआ है
ये है पोलराइज स्टेट। पोलराइज स्टेट कौन सी होती है? जब न्यूरॉन एट रेस्ट होता है और जो न्यूरॉन है उसमें से कोई नर्व इंपल्स पास नहीं हो रहा होता, और जो न्यूरॉन होता है वो आउटसाइड ज्यादा पॉजिटिव होता है और इनसाइड जो वो ज्यादा नेगेटिव होता है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -70 मिलीवोल्ट्स होता है। इसे हम कहते हैं पोलराइज स्टेट। लेकिन जब नर्व इंपल्स पास करता है तो सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं और जो सोडियम आयंस होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाएंगे डिफ्यूजन से। जब सोडियम आयंस जो है वो अंदर जाएंगे न्यूरॉन के, तो अंदर वाली साइड ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, और इस वक्त एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रेजेंट होता है जो कि +50 मिलीवोल्ट होता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जब नर्व इंपल्स पास कर जाता है तो फिर पोटेशियम गेट्स ओपन होते हैं, और पोटेशियम गेट्स के ओपन होने से पोटेशियम आयंस डिफ्यूजन से न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं। जब पोटेशियम आयंस बाहर निकलेंगे तो बाहर दोबारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जब पोटेशियम गेट्स ओपन हुए और पोटेशियम आयंस बाहर निकल गए, इस कंडीशन को हमने रीपोलराइजेशन कहा था। और जब -90 जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, वो हो गया हाइपरपोलराइजेशन। उसके बाद सोडियम और पोटेशियम गेट्स जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम आयंस को उनकी रिस्पेक्टिव जगहों पे भेज देते हैं, और दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मेंटेन होता है। इससे हम कहेंगे रिकवरी। It may be added that in myelinated neurons the impulse jumps from node to node. This is called saltatory impulse. जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जो एक्सोन होता है उसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। माइलिन शीथ जो है वो फैटी सब्सटेंसेस की बनी हुई एक शीथ होती है, लेकिन ये माइलिन शीथ कंटिन्यूस नहीं होती, बल्कि इस माइलिन शीथ में गैप्स होते हैं जहां से एक्सोन का पार्ट जो है वो एक्सपोज हो रहा होता है। इन गैप्स को कहते हैं नोड ऑफ फ्रेनवियर। और जो नर्व इंपल्स होता है वो जंप करता है एक नोड ऑफ फ्रेनवियर से दूसरी नोड ऑफ फ्रेनवियर पे, जिसकी वजह से नर्व इंपल्स की जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाती है। और इस तरह का जो इंपल्स होता है जिसमें जो नर्व इंपल्स है वो जंप करता है एक नोड ऑफ फ्रेनवियर से दूसरी नोड ऑफ फ्रेनवियर में, उससे हम कहते हैं साल्टेटरी इंपल्स। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। स्टूडेंट्स, जो माइलिन शीथ है ये नॉन कंडक्टिंग होती है, इसमें से नर्व इंपल्स पास नहीं कर सकता, और ना ही नर्व इंपल्स जो है वो जंप कर सकता है एक नोड ऑफ फ्रेनवियर से दूसरी नोड ऑफ फ्रेनवियर में। जो नर्व इंपल्स है वो पास ये एक्सोन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही कर रहा है, लेकिन जो नर्व इंपल्स होता है वो माइलिन शीथ के नीचे से गुजरता है, और जब नर्व इंपल्स माइलिन शीथ के नीचे से गुजर रहा होता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और ऐसा फील होता है कि जैसे जंप करके एक नोड ऑफ फ्रेनवियर से दूसरी नोड ऑफ फ्रेनवियर पे चला गया। तो इस तरह के पल्स को हमने क्या कह दिया? साल्टेटरी इंपल्स। और जो नॉर्मल स्पीड होती है नर्व इंपल्स की वो 100 मीटर्स पर सेकंड रिकॉर्ड की गई है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 120 मीटर्स पर सेकंड भी हो सकती है। ये एक डायग्राम है जिसमें एक माइलिनेटेड एक्सोन दिखाया गया और दूसरा नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। और अगर हम स्टडी करें तो जो माइलिनेटेड एक्सोन होता है उसमें जो नर्व इंपल्स है देखिए उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अब नर्व इंपल्स नॉन माइलिनेटेड एक्सोन में भी यहां तक पहुंचा है, लेकिन माइलिनेटेड एक्सोन जो उसमें नर्व इंपल्स जो है वो एंड तक पहुंच चुका है। इससे प्रूव होता है कि जो माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं उनमें नर्व इंपल्स की स्पीड ज्यादा होती है, और ज्यादातर जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो एक्सोन होती है उसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज साइनेप्स। डेफिनेशन क्या होगी साइनेप्स की? कंसेक्टिव न्यूरॉन, यानी जो साथ साथ वाले न्यूरॉन्स होते हैं, आर सो अरेंज्ड दैट द एक्सोन एंडिंग्स ऑफ वन न्यूरॉन आर कनेक्टेड टू द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। There is no cytoplasmic connection between the two neurons and microscopic gaps are left between them. These are called synapses. यानी एक जो न्यूरॉन है उसकी जो एक्सोन की एंडिंग होती है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ अटैच होती है, लेकिन जो टू न्यूरॉन्स होते हैं उनके जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में कनेक्ट नहीं होते, बल्कि जो टू न्यूरॉन्स हैं उनके जो साइटोप्लाज्म है
उनके दरमियान में माइक्रोस्कोपिक गैप्स होते हैं और उन गैप्स को हम क्या कहेंगे, साइनेप्स कहते हैं। A single neuron may form synapses with many incoming fibers of different neurons। यानी ये एक सिंगल न्यूरॉन है, इसके डेंड्राइट्स हैं और बहुत से जो न्यूरॉन्स हैं उनके जो एक्सोन्स हैं वो आके इस न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ क्या बना रहे हैं, साइनेप्स बना रहे हैं। यानी एक न्यूरॉन जो है वो बहुत से इनकमिंग न्यूरॉन्स जो हैं उनके एक्सोन्स के साथ साइनेप्स बना सकते हैं। A nerve impulse is passed from one neuron to the other through the synapse। यानी जो नर्व इंपल्स होता है वो जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है तो उसे साइनेप्स से गुजरना पड़ता है। But a single impulse does not necessarily get across the synapse। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वन न्यूरॉन जो है उसका जो नर्व इंपल्स है वो साइनेप्स में एंटर हो और फिर ये नर्व इंपल्स जो है नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर एंटर हो जाए। ये वन न्यूरॉन है, ये सक्सेसिवली बहुत से इंपल्स जो है उन्हें साइनेप्स में ले आया और फिर ये सारे के सारे जो इंपल्स हैं एक ही वक्त में अगले न्यूरॉन्स के अंदर एंटर हो गए, ऐसा भी पॉसिबल है। इसी तरह से ये थ्री न्यूरॉन्स है, हर न्यूरॉन जो है वो अपना अपना इंपल्स जो है उसे कहां पे ले आया, एक ही वक्त में साइनेप्स में, और फिर ये इंपल्स जो है नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर भी एंटर हो सकता है। और जो न्यूरॉन्स होते हैं हमने पढ़ा कि इनके साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट नहीं थे, बल्कि इनके साइटोप्लाज्म में माइक्रोस्कोपिक गैप्स जिन्हें हमने साइनेप्स कहा। और साइनेप्स से जो नर्व इंपल्स होता है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की फॉर्म में पास नहीं कर सकता, बल्कि जो साइनेप्स होता है यहाँ से नर्व इंपल्स जो है केमिकल मैसेंजर्स की फॉर्म में गुजरता है और इन केमिकल मैसेंजर्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की डेफिनेशन क्या हो गई, द एक्शन पोटेंशियल यानी जो नर्व इंपल्स है कैन नॉट जंप फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट इन लाइन, rather the message is transmitted across synapse in the form of chemical messengers called neurotransmitters। ये एक न्यूरॉन जो है उसकी एक्सोन की एंडिंग है और इस एक्सोन की जो एंडिंग है इसे हम कहेंगे साइनेप्टिक नोब, और ये जो साइनेप्टिक नोब होती है इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होती है। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं और जो एक्सोन की एंडिंग है इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसका ये डेंड्राइट है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान में साइनेप्स है। साइनेप्स से जो पहले वाली मेम्ब्रेन है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई और जो साइनेप्स के बाद वाली मेम्ब्रेन है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई, और ये वाली जो जगह है इससे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। जो नर्व इंपल्स होता है वो इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में एक्सोन की एंडिंग पे आता है, और जब नर्व इंपल्स जो है एक्सोन की एंडिंग पे आता है तो ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं ये जाके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाती हैं और फिर स्पेशल एंजाइमेटिक रिएक्शन से जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो साइनेप्स में रिलीज हो जाता है, और जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उस पर रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स के साथ जाके जब न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होगा तो उसी वक्त जो अगला न्यूरॉन होता है उसके अंदर जो नर्व इंपल्स है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की फॉर्म में आ जाता है। सेकंड डायग्राम को हम देखें अगर तो ये साइनेप्टिक वेसिकल है, इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। जब नर्व इंपल्स एक्सोन की एंडिंग पे पहुंचा तो ये साइनेप्टिक वेसिकल जो है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ आके अटैच हो गई और फिर एंजाइमेटिक रिएक्शन से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इस साइनेप्स में रिलीज हो जाएगा, और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जाके जो रिसेप्टर्स हैं वहां पे अटैच हो जाएगा। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जो है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ अटैच होगा, अगले न्यूरॉन में जो नर्व इंपल्स है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की फॉर्म में आ जाता है। तो जब इंपल्स कहां पे पहुंचता है साइनेप्टिक नोड में, तो साइनेप्टिक वेसिकल जो फ्यूज होती है किसके साथ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, और फिर क्या होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं साइनेप्स में रिलीज हो जाते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स जो हैं रिसेप्टर साइट्स पे जाके जुड़ते हैं। ये रिसेप्टर साइट्स कहाँ पे होती हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर होती हैं, ट्रिगरिंग एन एक्शन पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वहां पे ट्रिगर स्टार्ट हो जाता है, क्या चीज? एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक और डेफिनेशन, न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एक्सॉन की एंडिंग से रिलीज होते हैं, कहां पे? साइनेप्स में। कई न्यूरोट्रांसमीटर जो है उनके बारे में पता है, जैसे एसिटाइलकोलिन है, एड्रेनालिन है, नॉरएपिनेफ्राइन है, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स है न्यूरोट्रांसमीटर की। एसिटाइलकोलिन जो है ये मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है उन साइनेप्सिस में जो कि आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं एसिटाइलकोलिन के अलावा, वो ज्यादातर उन साइनेप्सिस में प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। अब हम स्टडी करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, डिफाइन नर्व इंपल्स। सेकंड, डिफाइन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। थर्ड, डिफाइन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। डिफाइन पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होती है? जो नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन जिसमें से नर्व इंपल्स पास नहीं कर रहा, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो आउटसाइड ज्यादा पॉजिटिव होती है और इनसाइड ज्यादा नेगेटिव होती है, और कोई नर्व इंपल्स पास नहीं कर रहा होता, इस वक्त हम कहेंगे पोलराइज। डीपोलराइजेशन क्या होती है? जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस सप्लाई होगा तो सोडियम गेट्स ओपन होंगे, सोडियम आयंस जो है वो न्यूरॉन के अंदर वाली साइड पे चले जाएंगे और अंदर वाली साइड ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, और इस वक्त एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा +50 मिलीवोल्ट। इससे हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन क्या होता है कि पोटेशियम गेट्स ओपन होंगे और पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो पोटेशियम गेट्स के रास्ते बाहर निकल जाएंगे और बाहर वाली साइड दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये रीपोलराइजेशन हो गया। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साल्टेटरी इंपल्स। सिक्स्थ, डिफाइन साइनेप्स। एंड लास्ट, व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स? गिव 2 एग्जांपल्स। Students, this is the end of our today's topic. Allah Hafiz.